नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम DT+B ड्राइंग टीचर का TGT का जो पेपर है वो सोल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमें डिसिप्लिन 1 ये कंप्लीट किया। इसका मतलब है कि इसमें 20-20 क्वेश्चन के कॉलम बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो 20-20 के कॉलम बन जाते हैं 4, 5 के 20, तो 4 कॉलम बन गए। अभी दूसरा जो कॉलम है वो हम सोल्व कर रहे हैं। इसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारा पार्ट नंबर 2 आप समझ लीजिए कि पार्ट नंबर दूसरा है, जिसके अंदर बाकी क्वेश्चन जो बच के वो हम कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट 3 में भी जो क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ में ये पार्ट नंबर 2 हमारा वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545-1560 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मिस्किन किसके टाइम का कलाकार है और ये तैमूर का चित्र कौन बना सकता है उसके समय में। अबुल हसन कहाँ पे है, मनोहर कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये मिस्किन है अकबर के काल में। हम पढ़ते हैं कि अकबर के काल का ये दरबारी कलाकार होता है मिस्किन। अकबर के काल में ये चित्रकारी करता है। और अबुल हसन वही सेम। उसके अलावा मनोहर, हम देखते हैं कि मनोहर राजस्थानी शैली में भी आता है और मुग़ल शैली में भी इसका नाम आता है। ठीक है, और ये जो है मिस्किन, अबुल हसन और मनोहर, ये बहुत बाद के कलाकार है, लाइक अकबर के बाद के टाइम के ही हैं। और इससे पहले तैमूर जो वंश है, हम देखते हैं कि बाबर का जो वंश है स्टार्टिंग का वो तैमूर वंश है। और तैमूर वंश के जो चित्रकार बना सकते हैं कि इनको हुमायूं अपने साथ लेकर के आया था, अब्दुस्मद को यही काम कर सकते हैं। अब्दुस्मद सिरादी और मीर सैयद अली, इन दोनों कलाकारों को साथ में लेकर के आया था। ठीक है, इनमें सबसे पुराना कलाकार कौन है? वही तैमूर की पेंटिंग बनाएगा। तो लाइक इस तरीके से आपको समझना है। तो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्वेश्चन को करोगे तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 2 नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो सही भी माना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। पेंसिल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप एक कलाकार हो, आप एक अध्यापक हो, कला के अध्यापक हो, तो आपको पेंसिल्स के बारे में, ब्रशेज़ के बारे में, कलर्स के बारे में और उनकी टेक्निक्स क्या होती है कला की, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ हो जाती है, ये भी बहुत मायने रखती है। तो आपसे पूछा है HB का क्या मतलब होता है। भी स्टार्टिंग में हम जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, उसमें हम जैसे HB की पेंसिल यूज़ में लेते थे। बाद में पता चला कि उसके अलावा भी पेंसिल बहुत सारी आती है ना। जैसे हमने देखा 2B पेंसिल आ रही है, 2H पेंसिल आ रही है, 3H पेंसिल है, 3B पेंसिल है, एक बहुत सारी पेंसिल आ रही है। तो ये हमें बाद में मालूम चला कि ये ड्राइंग बनाने में, शेडिंग में ये चीज़ें काम आती है। तो यहाँ पे पूछा है HB का क्या मतलब होता है, जो नॉर्मल पेंसिल होती है। HB का मतलब होता है हार्ड ब्लैक। अब इसके साथ में एक चीज़ और देख लीजिए, ये इसका मतलब क्या होता है। HB होती है बीच में, हार्ड न हार्ड है न ब्लैक है, यानी कि मीडियम में आ जाती है। हार्ड भी है और ब्लैक भी है, दोनों चीज़ है ये। ठीक है, ये मीडियम में आ जाती है। अब इससे नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आता है B। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आता है 2B, फिर 3B। ठीक है, 3B 4B ऐसे करके ये सीरीज चलती है। इधर चलते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, F आता है, फिर H आता है, फिर 2H आता है, फिर 3H आता है, 4H आता है। इस तरीके से ये क्रम चलता जाता है। अब एक ध्यान रखना, B का मतलब क्या होता है, ब्लैक, और H का मतलब क्या होता है, हार्ड। तो जिसके पीछे B लग रहा है 2B है, तो इसका मतलब 2 ब्लैक। अगर पेंसिल जितनी ज़्यादा ब्लैक चलेगी उतनी ज़्यादा उसकी लीड जो है, लीड यानी कि जो अंदर ग्रेफाइट डलता है वो ग्रेफाइट हल्का होगा। अगर अति ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट सकता है। तो इस पर लाइट प्रेशर डालना पड़ता है। थोड़ा सा प्रेशर देके चलाते हैं तो वो डार्क पेंसिल चलती है। अब इधर की तरफ जाते हैं तो कैसी चलेगी पेंसिल, एकदम डार्क चलेगी। और उसकी लीड क्या होगी, उसकी लीड हल्की होती जाएगी जितना भी नीचे B की तरफ जाएंगे। जैसे 7B 10B, अब 10B तक हम आ गए तो 10B की लीड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन पेंसिल वो बहुत ज़्यादा डार्क भी चलेगी और लीड उसकी सॉफ्ट ज़्यादा होगी। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे H की तरफ, H 2H 3H 4H 5H 6H 10H तक हम जाएंगे
तो वहाँ पे हम देखते हैं एच का मतलब है हार्ड, तो पेंसिल की लीड क्या होती जाएगी, हार्ड। और जैसे ही पेंसिल की लीड हार्ड होगी तो उसका मतलब क्या है, वो पेंसिल लाइट चलेगी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 3H पेंसिल है आपके पास, एक है आपके पास 8H पेंसिल, ये 3 पेंसिल आपके पास, अब इसमें से डार्क कौन सी चलेगी, तो आप कहोगे कि 8H मतलब 8 लेवल पे हार्ड है ये, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई लीड, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा लाइट चलेगी। अगर मैं डार्क का पूछूं तो आप क्या कहोगे, 3H वाली डार्क चलेगी, क्योंकि इसके मुकाबले ये लीड इसकी क्या है, हल्की है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पेंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, समझ लेना, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, पेंसिल के बारे में भी हमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गहरेपन, हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है, ये वैल्यू होती है। वैल्यू को मूल्य यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, मूल्य। याद रखना, आप इंग्लिश में याद करा करो, वैल्यू को हम कहते हैं मान, और हमारी बुक्स में लिखा हुआ मिलता है हमें मान। वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान, मूल्य एक ही बात होती है, लेकिन हम केवल ये पढ़ते हैं, मूल्य कभी नहीं पढ़ते। मूल्य कितना है, मूल्य तो वो अलग चीज़ हो जाती है, उसका रेट हो जाता है, लेकिन ये वैल्यू का उन्होंने हिंदी में लिख दिया मूल्य, तो यहाँ पर हम कन्फ्यूजन में चले गए। इसलिए आपको क्या है, मान पढ़ना है, उसी के साथ में क्या पढ़ना है, इसको कहते हैं वैल्यू, इंग्लिश में साथ में देखना है। जैसे रंगत होती है, कोई भी कलर होता है उसका नाम होता है ना, उसको रंगत बोलते हैं। जैसे लाल रंग है तो उसकी रंगत है लाल, अब उसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यू, HUE, ठीक है। ये चीज़, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। टोन जिसको हिंदी में कहते हैं तान, है ना, इस तरीके से। तो ये वैल्यू है वो क्या होती है, मान। और मान क्या आपको पता है, ये हल्कापन और गहरापन, समझ में आया, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फंडामेंटल अवश्य ही आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आर्ट का फंडामेंटल अवश्य ही आता है। और फंडामेंटल के बारे में थोड़ा सा गहन तरीके से अध्ययन करोगे तो बहुत इजी है, फंडामेंटल इतना हार्ड नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह तकनीक विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज़ की शीट पर, और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है, फिर एक समुचित धारदार चीज़ लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहले क्या है, रंगों की 2 परत, ये क्या है, सीधी सी बात, ये रंगों की 2 परतों पर निर्भर होती है। इसका मतलब क्या है, पहले हमने कलर लगा दिया ग्रीन, ठीक है, ये हमने क्या कलर लगा दिया, ग्रीन। अब मैं कहता हूँ कि इस ग्रीन कलर कर दिया हमने, जैसे सोच के देखो, हमारे पास एक्रिलिक कलर है, एक्रिलिक कलर तुरंत सूख जाता है, सॉरी, तुरंत ड्राई हो जाता है। जैसे हमने ग्रीन कलर लगा दिया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे येलो कलर लिया और मैंने इसके ऊपर येलो कलर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ग्रीन कलर इसके नीचे है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा इसके ऊपर, क्योंकि हमने यहाँ पे येलो कलर कर दिया। और भी बहुत सारे कलर कर सकते हैं, लेकिन इसने 2 कलर का बोला है, 2 परत है कलर की। अब मैं क्या करूँगा, कोई ब्लेड लूँगा या कोई कटर लूँगा, उसकी सहायता से, कोई भी नुकीली चीज़ की सहायता से ऊपर वाला रंग यहाँ से खुरेदूँगा, तो क्या होगा, नीचे वाला ग्रीन रंग हमें दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये खुरेद दिया रंग, ठीक है। अब जैसे मैं रंग खुरेद रहा हूँ तो नीचे वाला जो है ये ग्रीन कलर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन वाला कलर उभर के आ गया। और इसमें क्या है, हम कोई भी जैसे डिज़ाइन है, कुछ भी बनाना होता है तो इस तरीके से बनाते हैं, स्क्रैच करके। तो ये जो टेक्निक होती है ग्रेफिटो टेक्निक के अंदर आती है, कलर से लेकर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसमें देखो, ये रही धारदार चीज़ को लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है, इसे आसादी तकनीक को क्या कहा जाता है, तो यही चीज़ होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, और भी देख लीजिए, बाटिक टेक्निक क्या है और रेंडरिंग टेक्निक क्या है। रेंडरिंग आपको पता है, जिसमें रेंडर किया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी टुकड़े टुकड़े करके, कटआउट्स वगैरह बना करके अलग अलग वे में दिखाया जाता है, तो वो रेंडरिंग कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो रेंडरिंग होता है। बाटिक आपको पता है, मोम की सहायता से, कलर में मोम लगा करके इस तरीके से कपड़े पे यूज़ की जाती है बाटिक टेक्निक। कपड़े पे मोम लगा करके फिर उसको कलर किया जाता है, तो ये बाटिक टेक्निक होती है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप मुद्रण कला, इसका मतलब क्या है, टाइपोग्राफी। अब देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये चीज़ जो आती है ना, इनको बोलते हैं अप्लाइड आर्ट। ये चीज़ अप्लाइड आर्ट के अंदर आती है, जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यावहारिक कला, व्यावहारिक कला बोलते हैं जिसको। और ये अप्लाइड आर्ट के अंदर आती है। आप फाइन आर्ट वाले हो तो आपको पता होगा,
ठीक है। आप बीएफए करने जाते हो या बीवीए करने जाते हो जिसके अंदर पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर ये डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और जो अप्लाइड आर्ट वाला होता है ना उसमें वेब डिजाइनिंग होती है, फॉन्ट डिजाइन वगैरह ये सारे काम होते हैं जिसके अंदर ये टाइपोग्राफी आती है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, वर्णों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया है जो प्राय दिखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग में की जाती है। जो भी है वर्णों के बीच अंतर है, क्या बोला इन्होंने, वर्णों के बीच अंतर। अब वर्णों के बीच अंतर होता है उसको कहते हैं कर्निंग स्पेस। क्या कहते हैं? कर्निंग स्पेस कहते हैं वर्णों के बीच में अंतर। जैसे वी ए, ये बीच में स्पेस दिया, ये क्या कहलाएगा? कर्निंग स्पेस कहलाएगा, ठीक है। अब सेरिफ स्टाइल होती है ना, ये अलग चीज़ आती है। सेरिफ होता है ये सीधा फ़ॉन्ट, क्या है ये सेरिफ फ़ॉन्ट है, सैंस सेरिफ। एक होता है सेरिफ, एक होता है सैंस सेरिफ। इसके अंदर नीचे जो लगा दिया ये क्या है? ये सेरिफ स्टाइल हो गई, ये सेरिफ है, इसको बोलते हैं सेरिफ। ये सेरिफ लग गया, नोक जो लग जाती है ना इसको सेरिफ बोलते हैं। अगर कुछ भी नहीं लगा तो वो सैंस सेरिफ हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये फ़ॉन्ट की थोड़ी सी टाइप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है लाइक नेट के तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। विज्ञापन कला क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अप्लाइड आर्ट के अंदर आती है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है जिसका नाम है डेविड ओगिलवी। अगर आपने नेट की तैयारी की है ना तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, वहाँ पे सारी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेविड ओगिलवी है विज्ञापन के जनक माने जाते हैं। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर, पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? ठीक है, यानी कि अखबार के टुकड़े टुकड़े किया है, कपड़े है, वॉलपेपर है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें चिपका करके हम क्या बनाते हैं? कोलाज बनाते हैं। तो ये क्या पूछा है? कोलाज के बारे में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? फाइन लाइन, इसमें क्या है? रोटरिंग पेन होता है, रोटरिंग पेन फाइन लाइन। जैसे अभी जो चल रहा है लाइक आप उसको रोटरिंग पेन कह सकते हो। एकदम डार्क चलेगा, इसको लाइट और शेडो वगैरह कुछ नहीं कर सकते, वो रोटरिंग पेन होता है जिसकी निब क्या होता है? सीधी सादी सिंपल होती है और आगे जो राउंड जैसी गोली होती है ना वो नहीं लगी होती इसमें। आप ट्राई करना, गूगल करके देख लेना रोटरिंग पेन, तो आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिस्लेरी जल जो होता है, बिस्लेरी पानी की बोतल आती है, उसका नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिस्लेरी पीते हैं, ये डिज़ाइन किसने किया है? देखो विज्ञापन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये विज्ञापन किसने तैयार किया है, ये डिज़ाइन किसने किया है? समझदार बिस्लेरी पीते हैं, ये डिज़ाइन किसने किया है? 82.5 कम्युनिकेशन के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। और ये विज्ञापन के बारे में आपको, जैसे फेमस जो ब्रांड होती है उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, उनके विज्ञापन के बारे में। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कोविड टाइम में कोरोना की जो कॉलर ट्यून थी वो किसने बोली थी? जैसे इस महामारी के टाइम पे आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, इस तरीके से वो एक ट्यून तैयार की गई थी जो महिला के द्वारा तैयार की गई थी, उसके बारे में भी पूछा है। इसके अंदर आगे क्वेश्चन आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, उनके बारे में पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग, जो पुस्तक को बुक केस यानी कि किताबों की अलमारी में जब बुक रखते हैं, जैसे ये पीछे वाला भाग है, ये क्या होता है? इधर की साइड में क्या है? ये पेपर है, ये इधर की साइड में ये पेपर दिख रहे हैं, और ये बुक का सामने का भाग है जिसके ऊपर यहाँ पे लिखा है जैसे राम लिखा है, ठीक है। ये बुक का सामने वाला भाग, ये पीछे वाला भाग जिस पे इस तरीके से यहाँ इस साइड में राम लिखा जाता है, जो भी है, मतलब ये बुक यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये पीछे वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? इसके बारे में पूछा है। तो ये इतनी जो चौड़ाई दिखती है इस वाले भाग को कहा जाता है स्पाइन। क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है, याद रखना, इसको कहा जाता है स्पाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन, देखो अब वही है ना, अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि गूगल का जो लोगो है, गूगल स्वयं, गूगल खुद का नाम जो लिखा है कलरफुल, वो किसने डिज़ाइन किया है? तो वो रूथ केडर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। गूगल का लोगो डिज़ाइन किया गया था रूथ केडर के द्वारा। तो गूगल का लोगो, यूट्यूब के बारे में आप जानकारी ले लो, यूट्यूब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूट्यूब का लोगो किसने डिज़ाइन किया,
है ना। गूगल के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो किसने डिज़ाइन किया, एप्पल का लोगो किसने डिज़ाइन किया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ सर्च कर सकते हैं और फेमस चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पूछते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है। कलर कूल होता है और दूसरा होता है वार्म कलर, कूल और वार्म। तो ये दो कलर होते हैं, कूल का मतलब ठंडा कलर, वार्म यानी कि गर्म रंग। और ठंडा और गर्म रंग कैसे है, उनके आभास से प्रतीत होता है कि ये गर्म रंग है, ठीक है। लाइक अगर रेड वाली शेड में आते तो वो क्या होता है, रेड वाली शेड में आते तो वो गर्म रंग वाली साइड आती है, और जब ब्लू वाली शेड में आते तो वो कौन सा रंग हो जाता है, वो ठंडा रंग हो जाता है। रेड के साथ में हम कहते हैं येलो वाला भी आ जाता है, रेड और येलो। ब्लू के साथ में ग्रीन भी आ जाता है, ब्लू ग्रीन, ये वाली जो शेड आती है ब्लू ग्रीन, और उसके अलावा यहाँ पे वॉयलेट भी हमारा आ जाता है। तो ये वाली जो शेड आती है ये किसके अंदर आती है, ये कूल कलर में आती है। और इधर वाली जो साइड आती है वो कौन सी है, गर्म रंग वाली साइड। तो इसमें पूछा है गर्म, कूल कलर नहीं है, इसका मतलब जो गर्म है। तो इसमें पीला पूछा है, तो येलो वाली कौन सी साइड आ गई, गर्म की साइड, ठीक है। और ये वाली कौन सी है, ये वाली ठंडे कलर होते हैं, कूल कलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर यानी कि हार्ड पेस्टल का एक गुण नहीं है। क्वेश्चन को पहले है ना एक बात बता देता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी पेपर करो ना तो आराम से क्वेश्चन पढ़ो, पहले उसको समझो कि वो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद में आपको आंसर देना है आराम से सोच के, ठीक है। कई बार क्या होता है कि गलती होती है, हम ये देख लेते हैं कि इसका गुण है, अच्छा हार्ड पेस्टल का गुण पूछा है क्या, अच्छा ठीक है ये होता है, ऐसे होता है, अच्छा हाँ ठीक है ये होता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको देखना है कि इसमें क्या बोल रहा है, नहीं पूछा है कि इसमें से कौन सा गुण नहीं है हार्ड पेस्टल का, ठीक है। इसमें है तैयार आरेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्त्री कारक की आवश्यकता होती है। स्त्री कारक क्या होता है, ये स्थिर करने वाला कारक, ऐसा कुछ जिसको स्थिर कर दे, वो हिलेगा नहीं बाद में। कठोर पेस्टल, कठोर पेस्टल क्या कहते हैं, मोम वाला पेस्टल होता है, मोम पेस्टल होता है ना, आपको पता होगा मोम का जो पेस्टल आता है। और एक होता है ड्राई पेस्टल जो सूखा होता है एकदम, उसके लिए जरूरत पड़ती है, वो चमकदार नहीं होता है। इसे रूपरेखा आउटलाइन बनाने के लिए भी तैयार किया जाता है, बिल्कुल। कठोर हार्ड पेस्टल होगा तो उससे जितना चलाना चाहेंगे उतना चलेगा, चमकदार भी होगा, उच्चतम आबंधक कम वर्णक होगा। कम वर्णक मतलब कम रंग लगेगा उससे, क्योंकि हार्ड है वो ओबियसली। अब उसको धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरी कारक यानी कि हम कहते हैं, एक सेकंड वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसको फिक्सेटिव कहते हैं, ठीक है, फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव स्थिरी कारक के रूप में हम स्थिरी कारक यानी स्थिर करने वाला कारक फिक्सेटिव, ठीक है, फिक्सेटिव। तो आपको पता होगा फिक्सेटिव आता है जिसको फिक्स रखता है, पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं तब भी हम फिक्सेटिव का यूज कर सकते हैं, और ड्राई पेस्टल का काम करते हैं तब भी काम में ले सकते हैं। लेकिन जब कठोर हार्ड पेस्टल है उसके लिए फिक्सेटिव की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपने देखा होगा, आप देखना, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का लोगो आप गूगल करके ट्राई करना। आप कोई भी शैम्पू लेते हो, जैसे क्लिनिक प्लस का शैम्पू होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे करके यू लिखा हुआ मिलता है आपको, और इसमें भी पैटर्न बना हुआ होता है HU, ठीक है, HU2, इस तरीके से ये बना हुआ मिलता है। ये यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके बाद में ये पूरी ऑल ओवर की कंपनी आ जाती है, जिसके अंदर क्या है, सर्फ एक्सेल कंपनी है। कौन सी है, सर्फ एक्सेल कंपनी है। वो कहते हैं ना कि दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं। तो ये विज्ञापन के बारे में क्वेश्चन है, किसके बारे में, विज्ञापन। इसके अंदर जो ये आवाज़ दी है ना कि दाग अच्छे हैं, ये आवाज़ किसने दी है, ये आवाज़ दी है ऋचा निगम ने। किसने दी है, ऋचा निगम ने दी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाते हैं। फिर यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन देख लीजिए, जिसका नाम है जसलीन भल्ला। ये नाम अभी आगे आएगा, क्योंकि जो जियो की जो कॉलर ट्यून होती है, जैसे हम कॉल करते हैं किसी के पास, जियो नहीं सॉरी ऑल ओवर, ये कोरोना के टाइम पे ये ट्यून तैयार की गई थी। जो जैसे कहते हैं ना कि इस कोरोना टाइम में, महामारी के दौर में, आप सभी को हाथ साबुन से धोने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ऐसे करके जो
आवाज़ दी थी उस के लिए, कोरोना टाइम के लिए जो कॉलर ट्यून तैयार की गई थी वो जसलीन भल्ला के द्वारा आवाज़ दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा था, आगे अभी क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फोटोग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि अब DTPSB का एक चीज़ और बता देता हूँ, इनका साइलेबस नहीं होता है एक्चुअल में, इनका कोई साइलेबस नहीं है, कोई फिक्स आइडिया नहीं है कि हाँ इतना है कि आप कि इंडियन आर्ट वेस्टर्न आर्ट थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से कर सकते हो, नेट वेट की तैयारी की तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी पड़ेगी, जो चीज़ आपको आती है वो एकदम सॉलिड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें जो आपको हो सकता है नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं आते, किसी को नहीं आते, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बुक्स में नहीं मिलते ऐसे देखने को, फिर गूगल करके देखते हैं तब पता चलता है अच्छा ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या बनाया, ये फोटोग्राफ है VJ डे इन टाइम स्क्वायर, तो ये अल्फ्रेड इसेनस्टेडे, ठीक है, अल्फ्रेड इसेनस्टेडे के द्वारा ये फोटोग्राफ जो है वो लिया गया था। VJ डे इन टाइम स्क्वायर, ये देख लेना, हो सकता है दोबारा से इसको रिवाइज करा दे या फिर ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ जाए। ठीक है, अब देखो आगे, RGB यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि जो रंग होते हैं उन रंगों में कितने प्राथमिक रंग होते हैं, 3 प्राथमिक रंग होते हैं। 3 प्राथमिक रंग आपने सुना होगा, एक तो आपने क्या सुना होगा, लाल के बारे में, दूसरा क्या सुना है, नीला, और तीसरा कौन सा सुना है आपने, पीला। हम कहते हैं कि इन तीनों रंगों में से 2 रंग, तीनों रंग, कितने भी यूज में लेकर के हम कोई भी रंग बना सकते हैं, कोई भी रंग। ठीक है, सफ़ेद रंग जो होता है वो रंग नहीं होता, वो तो धरातल हो गया हमारा सफ़ेद, इसलिए वो अवर्णीय कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सफ़ेद और काला जो रंग है ना, ये अवर्णीय रंग है, याद रखना, न्यूट्रल कलर बोलते हैं इनको, न्यूट्रल कलर। ठीक है, लाल पीला नीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं, इन रंगों को मिला करके हम बहुत सारे हजारों रंग बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर यहां पे क्या लिखा है, RGB का मतलब क्या है, R का मतलब है रेड यानी कि लाल, G का मतलब ग्रीन यानी कि हरा, और B का मतलब ब्लू यानी कि नीला। तो ये क्या हो गया, लाल हरा नीला, ये भी 3 प्राथमिक रंग हैं। ये 3 प्राथमिक रंग है, ये भौतिक 3 प्राथमिक रंग है। भौतिक रंग जो है हमारे पास, जैसे पोस्टर कलर पड़ा हुआ है, वाटर कलर हमारे पास है, वो भौतिक रंग है, वो 3 रंग हैं। भौतिक रंग कितने होते हैं, 3, लाल पीला नीला। लेकिन जो प्रकाश होता है, प्रकाश के अंदर भी रंग होता है, और वो रंग कितने होते हैं, प्राथमिक 3 होते हैं। वो कौन से हैं, लाल हरा नीला, RGB जिसको बोलते हैं। ये प्रकाश के 3 रंग होते हैं प्राथमिक। और वैसे प्रकाश के अंदर क्या है, एक 7 रंगों का स्पेक्ट्रम बनता है, विबग्योर जिसको बोलते हैं, विबग्योर, क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये आपने रंग के बारे में पढ़ा होगा, या फिर रंग के हम नेक्स्ट कभी क्लास लेंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग हैं। ये भौतिक रंग जो होते हैं उनमें प्राथमिक रंग होते हैं। सीधा पूछ सकता है निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग हैं, अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछा है तो ये वाला ही करना होगा आपको। अगर ऐसे पूछ ले प्रकाश के 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं और ये दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको ये वाला करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश के 3 जो प्राथमिक रंग होते हैं ना, वो यही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन से RGB कौन सा है, ये वाला है, लाल हरा नीला। अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है, तो ये कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है, आपका पास मोबाइल है, ये मोबाइल की डिस्प्ले है, इसके अंदर अगर 3 प्राथमिक रंगों की बात करें तो यही 3 प्राथमिक रंग हैं। इन तीनों रंगों के द्वारा ही ये जितने भी आपको कलर नज़र आ रहे हैं ना, ऑरेंज कलर, ये जो भी कलर नज़र आ रहे हैं, ये केवल इन 3 रंगों की करामात है। आपके पास अगर कोई लैपटॉप होगा, उसके ऊपर पानी की एक बूंद डाल के उस बूंद के वो कैमरे से फ़ोटो खींच लीजिए, फिर उसको जूम करके देखना, उसके अंदर आपको 3 कलर दिखाई देंगे, लाल हरा और नीला। ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश होता है इसके अंदर 3 रंग होते हैं, इन्हीं से कलर जो है वो बन जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा है R कितना है, 255 ले लिया, B कितना ले लिया, R 255, C 255 और B भी कितना ले लिया, 255। R का मतलब रेड 255 कर दिया। अब देखो, अगर मैं कहूँ 0 कर देते हैं, कोई भी कलर नहीं, 0 हो गया, लाइट ही नहीं आया है। अब सोच के देखो कि कोई लाइट जल रही है, अब उसका यहाँ पे बटन दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है
10, यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है 100, और यहाँ पे है ये 10 वाला इधर आ गया, ठीक है। इधर पे है 0 और इधर क्या है 255, मतलब 250 आ गया, उसके ऊपर थोड़ा सा करेंगे 255, यहाँ पे है 0 वाला बटन। अब जैसे ही जैसे हमारा पंखा है, पंखे का रेगुलेटर होता है ना, जैसे रेगुलेटर की तरह आपको मैं समझा देता हूँ कि रेगुलेटर होता है वो 0 पे होता है तो क्या होता है, रेगुलेटर बंद हो गया, इसका मतलब लाइट ही नहीं है, बिल्कुल बंद, लाइट है ही नहीं। तो क्या है, लाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक है, मतलब अंधेरा है। अंधेरा तब होगा जब तीनों लाइट नहीं होगी, ठीक है, तीनों लाइट नहीं होगी। अब इसमें क्या है, ये रेड वाला बटन हो गया, वैसे ही ये वाला क्या हो गया हमारा सी, यानी कि RGB, ये जी है, सी नहीं जी है, सॉरी, जी वाला बटन हो गया। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन का भी 0 पे कर दिया और बी का भी हमने क्या कर दिया, ब्लू का भी 0 पे कर दिया बटन। तो ये तीनों के तीनों बटन 0 पे कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा, लाइट सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, तीनों के तीनों लाइटें बंद है, 0 पे कर रखी हमने। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि अगर मैं इस पहले वाली लाइट, ये वाली लाइट को अगर मैं थोड़ा सा 50 पे कर देता हूँ, यानी कि धुंधली, मतलब लाइट आधी जल गई है, पूरी नहीं जलाई अभी मैंने, आधी लाइट उसकी जला दी है, तो इसका मतलब क्या है, ये बाकी की 0 पे है और ये केवल मैंने इस रेड को 100 पे कर दिया है, रेड को मैंने केवल 100 पे किया है, तो इसका मतलब क्या है, केवल कमरे के अंदर रेड लाइट हो गई, ठीक है। कैसी लाइट हो गई, रेड लाइट हो गई। और जैसे ही मैं इसको और फुल कर देता हूँ, 255 के पे कर देता हूँ, तो और ज़्यादा रेड लाइट हो जाएगी, लेकिन और कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा ना। और जैसे ही मैं इसको 0 पे कर देता हूँ, तीनों ही 0 पे, तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और जैसे ही मैं अगर इन तीनों को 250 पे कर देता हूँ, तीनों को 100 पे कर देता हूँ, तो क्या है, अगर ये तीनों लाइट एक साथ में मिलती है ना, तो सफ़ेद रंग बनता है। ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आपके घर में 3 मोबाइल होंगे, आप तीनों मोबाइल के अंदर मोबाइल डिस्प्ले का वॉलपेपर जो है वो आप 3 कलर के कर लीजिए। एक पहला करना है आपको लाल रंग का, RGB है ना, पहला लाल, दूसरा मोबाइल है उसके कलर का कर लीजिए ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगा दीजिए, तीसरे मोबाइल का वॉलपेपर कर दीजिए ब्लू का, नीले रंग का। अब तीनों मोबाइल की डिस्प्ले जो है इस एंगल में खड़ी कीजिए कि एक मोबाइल यहाँ पे खड़ा कर लिया, एक मोबाइल यहाँ पे, एक मोबाइल यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट गिर रही है, इस जगह पे लाइट गिर रही है, इस वाले मोबाइल की इधर, इस वाले मोबाइल की इधर, इस वाले मोबाइल की इधर लाइट, यहाँ पे लाइट गिर रही है। तो ये तीनों लाइट जब गिरेगी ना, पहले मोबाइल में क्या है, लाल कलर की लाइट, दूसरे में हरे रंग की लाइट, तीसरे में ब्लू कलर की लाइट है, ये तीनों लाइट जब एक जगह पे मिलेगी तो ओबियसली आप देखना सफ़ेद कलर दिखाई देगा आपको, वो लाइट ऐसे लगेगी आपको कि ये सफ़ेद लाइट है। और मोबाइल की ब्राइटनेस कर लेना फुल, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखो तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो इसने कहा है कि ये तीनों एक जैसे फॉर्मेट में तीनों को बढ़ा दिया है तो कैसा कलर दिखाई देगा, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल अगर हमने किया है तो हम समझ सकते हैं कि तीनों को अगर सेम अनुपात में हमने फुल ले लिया है तो ये क्या है, सफ़ेद कलर बनेगा। अगर 255 255 255 तीनों है तो भी सफ़ेद है, अगर इसको हम 50-50 तीनों को कर लेंगे तो भी कलर कौन सा होगा, सफ़ेद ही होगा, ठीक है। उसका लाइट सोर्स कम हो सकता है लेकिन कलर कैसा होगा, कलर सफ़ेद ही होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये प्रैक्टिकल करके आप जरूर देखना। NC घोष और KC घोष नामक कलाकार के बारे में पूछा है। तो ये दोनों कलाकार आपने अगर पढ़ा होगा इंडियन आर्ट, वही कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बेसिक जो चीज़ें हैं इंडियन आर्ट वगैरह है ये आपको परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। तो NC घोष और KC घोष जो है वो कालीघाट शैली के कलाकार हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू टेम्परा के मिश्रण से निर्मित किया, मिश्रण ट्रू टेम्परा खालिस्तान के मिश्रण से निर्मित किया जाता है, ऐसे बोला है। टेम्परा कलर जो होता है, ट्रू आप हटा दीजिए, ट्रू का कोई मतलब नहीं, ये उलझाने के लिए लिखते हैं, सीधी सी बात है। टेम्परा जो रंग है वो किसके मिश्रण से तैयार किया जाता है, सीधी सी बात है, यही पूछिए। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब है कि अंडे की जर्दी मिला करके कोई भी कलर में जब हम अंडे की जर्दी मिला देंगे तो वो टेम्परा रंग बन जाता है। अगर हमारे पास पोस्टर कलर है उसके अंदर अंडे की जर्दी मिला करके काम में ले रहे हैं तो वो अपारदर्शी रूप से काम में होगा और उसमें चमक भी आ जाएगी, तो वो टेम्परा कलर बन जाएगा। तो ताज़े अंडे की क्या मिलाते हैं, जर्दी मिलाते हैं। अंडा जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर जो रस जैसा निकलता है ना उसको जर्दी बोलते हैं, तो वो उसके अंदर मिलाते हैं, ठीक है। तो वो टेम्परा रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी जो कॉलर ट्यून है उसके लिए जो आवाज़ दी थी वो किस महिला ने दी थी। अभी मैंने बताया था आपको, जसलीन भल्ला के द्वारा आवाज़ दी गई, यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है, कोविड-19 महामारी के दौरान।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब देखिए किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है। किताबत ये मुगल शब्द है, मुगलिया शब्द है, जिसको कहते हैं सुलेखन। क्या कहते हैं? सुलेखन। इसको कहते हैं सुलेखन। इसका मतलब क्या है? इसको ये भी कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इसको बोलते हैं सुलेखन, और ये किताबत शब्द है। ठीक है, ये मुगल कला के लिए मुगल कला में ये काम में शब्द इस्तेमाल में लिया गया है। कैलीग्राफी आपको पता है सुंदर आलेखन करना। सुलेखन, सुलेखन का मतलब होता है सुंदर लेख लिखना, सुंदर राइटिंग लिखना, कैलीग्राफी करना होता है। जैसे आपने देखा होगा दुकानों के नाम लिखते हैं, पोस्टर में अलग अलग डिजाइन तरीके से नाम लिखते हैं, तो वो जो नाम लिखते हैं वो क्या होते हैं? वो कैलीग्राफी बोलते हैं उनको, स्टाइल में नाम लिखना। ठीक है, क्या होते हैं वो? कैलीग्राफी होते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 आएगा। तो ये कुल 4 पार्ट इसके हो जाएंगे। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।